तो दोस्तों वॉर इतनी ज्यादा लंबी चल गई कि पता ही नहीं चला कि कब इलेक्शंस आ गए और मोदी जी की रैलियां यहां पर शुरू हो चुकी है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। एंड सिर्फ मोदी जी ने जो धुरंधर की यहां पर बातें कर रहे हैं, इसके अलावा राघव चड्ढा भी यहां पर धुरंधर के डायलॉग्स मार रहे हैं। क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। के बारे में तो बात करेंगे, इसी के साथ बात करेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में। बहुत ही जल्द आसाम में वोटिंग होने वाली है, लेकिन वहां के सीएम वहां के काम नहीं गिना रहे, ये कह रहे कि राहुल गांधी पागल है, वो पागल है। इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा गालीबाज ट्रंप के साथ। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 दिन की डेडलाइन दी थी, लेकिन इसी के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की एक और डेडलाइन सामने, 48 आवर्स की डेडलाइन। हमारे साथ डील कर लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। ये डेडलाइन है या भीख मांगी जा रही है कि डील कर लो हमारे साथ? इसी डेडलाइन की थोड़ी देर बाद एक और डेडलाइन यहां पर सामने आ गई कि भैया 48 आवर्स नहीं, हम ट्यूसडे को अटैक करेंगे। एंड ट्यूसडे वाला ही ये ट्वीट है जहां पर गालीबाज ट्रंप की एंट्री होती है। ट्रंप कहते हैं कि ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान। देयर विल बी नथिंग लाइक इट। ओपन द फकिंग स्ट्रेट, यू क्रेजी। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट यहां पर गुस्से में ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोल रहा है। इसका रिएक्शन में किसी भी कंट्री का क्या रिएक्शन होगा? थोड़ा सा डर जाएंगे, सहम जाएंगे, बट नहीं, ईरान का रिएक्शन आपको दिखाना चाहता हूं। भाई ईरान सोशल मीडिया पे वॉर ऑलरेडी जीत चुका है, इनफैक्ट ऑन ग्राउंड पे भी जीत रहा है, भी दिखाऊंगा कैसे। जिम्बाब्वे में ईरान की एम्बेसी ने ट्वीट किया, वी हैव लॉस्ट द कीज। ईरान की एम्बेसी साउथ अफ्रीका में, द की इज अंडर द फ्लावर पॉट, जस्ट ओपन फॉर फ्रेंड्स। बेइज्जती पर बेइज्जती, डबल बेइज्जती। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 48 आवर्स की वार्निंग दी, उसके बाद इसको पुश करके ट्यूसडे कर दिया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ट्यूसडे में भी ये कहना शुरू कर दिया कि ट्यूसडे ऐसा वैसा टाइम नहीं, ट्यूसडे रात को 8 बजे तक की वार्निंग दे रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड में कुछ भी बन सकता है, लेकिन इसको डीलर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घटिया डील करता है। एंड जरा इमेजिन करो एक बार, एक आदमी जो नेगोशिएशंस में इतना घटिया, इतना टट्टी हो, उससे भी कोई बंदा नेगोशिएशंस में हार जाए, एंड नाम आप उसके अच्छे तरीके से जानते हो, बता दो कमेंट सेक्शन में। अब जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार टाइमलाइन को पुश कर रहा है, डेडलाइंस को पुश कर रहा है, दूसरी तरफ कुछ बहुत मेजर हो रहा है। सबसे पहले F-15 फाइटर जेट को यहां पर गिराया गया, और इसके लिए यहां पर रेस्क्यू मिशन की शुरुआत करी गई, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर्स आए। थोड़ी देर में पता चला कि उन 2 हेलीकॉप्टर्स जो कि रेस्क्यू करने आए थे, उनको भी गिरा दिया ईरान ने। मतलब जो रेस्क्यू करने पहुंचे थे, उनको भी रेस्क्यू एड की जरूरत पड़ गई अल्टीमेटली। और इसके बाद एक और न्यूज आई कि यूएस के A-10 एयरक्राफ्ट को भी यहां पर गिरा दिया गया है ईरान के द्वारा, एंड ये भी अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट है। तब एक F-15, एक A-10, 2 हेलीकॉप्टर्स जो कि रेस्क्यू करने के लिए आए थे, एंड कुछ रीपर ड्रोन्स को भी, लगभग 1 से 3 रीपर ड्रोन ऐसे हैं जिनको यहां पर उड़ा के गिरा दिया गया है। इनफैक्ट इसके बीच में हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि इजराइल का ये स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। इजराइल इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन यूएस रेस्क्यू ऑपरेशंस फॉर पायलट्स इन ईरान। मतलब इजराइल जिसकी वजह से यूएस एक्चुअली में वॉर में घुसा, उसने ये कह दिया कि भाई हम तुम्हारे पायलट्स के रेस्क्यू मिशन में यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। फर्स्टली इजराइल ने ये मना कर दिया था कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। सेकेंडली ये रेस्क्यू मिशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। डोनाल्ड ट्रंप का असली तो बेवकूफ इन्होंने बनाया है यहां पे बैठ के। सब लोग डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ बना रहे हैं, ईरान वाले तो बना ही रहे हैं, इजराइल वाले भी बना रहे हैं, तो इंडिया क्यों नहीं बना पाया? इसको ब्लैक डे फॉर यूएस एयरफोर्स कहा गया, एंड ये पूरी तरीके से एप्ट है, क्योंकि अभी तक एक नैरेटिव चलता था कि यूएस की एयरफोर्स जो है वो अनटचेबल है। साथ में ये सॉर्ट ऑफ मिथ भी था कि यूएस को स्काइज में कोई भी नहीं पकड़ सकता, कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। लेकिन उस नैरेटिव को यहां पर ईरान ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ईरान ने सिंपल आइडिया लगाया, जेट्स के अगेंस्ट यहां पर अपने मिसाइल्स को पोजीशन करके। इनफैक्ट ईरान ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि अगर स्काइज में लड़ाई हो, अगर एयरफोर्स टू एयरफोर्स की लड़ाई यहां पर हो, डॉग फाइट सॉर्ट ऑफ हो, तो उसमें ईरान अमेरिका को कभी भी नहीं हरा सकता। एंड इसीलिए ईरान ने यहां पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया, अपने मिसाइल्स का यूज किया यूएस के एयरफोर्स को नीचे गिराने के लिए। तो एक तरीके से ऑफेंसिव डोमिनेंस की जगह यहां पर डिफेंसिव सिस्टम को यूज किया गया, एंड इसको एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी यहां पर बोला जाता है। ईरान इसमें काफी ज्यादा एक्सेल करता है, एंड ये पिछले काफी दिनों में हमने देखा भी है। इनफैक्ट ईरान ने जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट को गिराया, और ये बताया जा रहा है कि वॉर जब से स्टार्ट हुई है 7 एयरक्राफ्ट को अभी तक गिरा दिया है। एक गिराना भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी है। सबसे पहला साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा मिलिट्री की रेपुटेशन के ऊपर। जो एयरफोर्स है अमेरिका की, उसका नाम हमेशा के लिए अब खराब हो चुका है। सेकंड इंपैक्ट यहां पर पड़ता है पायलट्स के ऊपर। पायलट के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हम लोग अनटचेबल नहीं है, और ईरान हमारे प्लेन को गिरा सकता है, हमारे को बंदी भी बना सकता है। और इसी के साथ किसी भी कंट्री के एयरक्राफ्ट को मार गिराने का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि ये ग्लोबल न्यूज बन जाती है। और एक जो नैरेटिव बना होता है ना, खासतौर से अमेरिका के केस में जो बना हुआ है कि अमेरिका तो एक सुपर पावर है, अमेरिका अनटचेबल है, बहुत ज्यादा आगे है, उसका
एक भी प्लेन यहां पर गिरना एक ग्लोबल न्यूज है और उसके नैरेटिव पे हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा डेंट है। इसके साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची अब ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका अटैक करता है बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर, ये सिर्फ तेहरान में नहीं बट गल्फ के कैपिटल्स में भी एंड ऑफ लाइफ होने वाला है। यानी कि अब अगर ट्रंप ने कोई भी बेवकूफी यहां पर करी तो सिर्फ तेहरान में नहीं बल्कि बाकी गल्फ कंट्रीज में भी लाइफ पूरी तरीके से हेल बन जाएगी। अब होगा क्या, ये तो ट्यूसडे को 8 बजे ही पता चलेगा, जो कि एक्चुअली में इंडिया के वेडनेसडे की सुबह 5 बजे है। मैं आपको बता ही दूंगा टाइम से, लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। एंड आसाम में इलेक्शन शुरू हो गया यार, वॉर के बीच में पता ही नहीं चला इलेक्शन कब आ गया। स्कोर कितना होगा? 90 से 100। 90 से 100। बीजेपी के नेता कभी भी इलेक्शन को लो की रहने नहीं देंगे, बेवकूफी भरी बातें करके इलेक्शन को यहां पर हाईलाइट कर ही देते हैं। असम के इलेक्शन में कांग्रेस का यह कहना है कि हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत करप्ट हैं। खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो और उनकी फैमिली करप्शन में बिल्कुल पूरी तरीके से तल्लीन है। यहाँ पे हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। अब इमेजिन करो आपको कोई आदमी करप्ट बुलाए तो आप क्या बोलोगे कि मैं करप्ट नहीं हूं। दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा रिप्लाई में क्या कह रहे हैं, वो पागल है, उसका क्रैक है, वो क्रैकपॉट है, पागल है। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। बट पागल कोई भी बोल सकता है। वो पागल है, उसका क्रैकपॉट है, वो पागल है। ये है आसाम का पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अबे रियल मुद्दों पे आओ ना, एक दूसरे को पागल बेवकूफ बुला के राजनीति नहीं होती भाई, ना ही इससे किसी को जॉब्स मिलने वाली। इसी के साथ कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक आरोप ये भी लगाया है कि हेमंता बिस्वा शर्मा की जो वाइफ है उनके पास 3 कंट्रीज के पासपोर्ट हैं एंड इसमें से 2 इस्लामिक कंट्रीज हैं। विदेशों की प्रॉपर्टीज हैं, पासपोर्ट्स, 3 पासपोर्ट्स। हाउ, व्हाई आर यू अ क्रिमिनल? क्या आप कोई अपराधी हैं कि आपको 3-3 पासपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है? एक पासपोर्ट इनके पास यूएई का है जो कि 14 मार्च 2022 को जारी हुआ और 2027 में लगभग खत्म हो जाएगा। एंटीगुआ का एक पासपोर्ट है जो कि 2031 में इनका एक्सपायर होने वाला है। इसके साथ एक इजिप्ट का भी इनके पास पासपोर्ट है जो कि 2029 में एक्सपायर होने वाला है। इसके ऊपर हेमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ का रिएक्शन भी आया और इन्होंने ये कहा है कि आपकी सिर्फ तपस्या में ही नहीं, एआई जनरेशन और फोटोशॉपिंग में भी कमी रह गई है। बट ये तो मोदी जी की लाइन थी ना, हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। I expected a spokesperson of a national party to exercise basic due diligence rather than circulating poorly fabricated images of imaginary passport and documents। मतलब सीधा इन्होंने ये कह दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के आए हो, जिससे आप कह रहे हो कि 3 पासपोर्ट हैं, ये आपने एआई से बनवाया है। अब जरा खुद सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि कौन आदमी इस टाइम पर ऐसा पंगा मोल लेगा कि भैया एआई से पासपोर्ट बना करके और किसी के ऊपर फेक चार्जेस लगा दे, और वो भी बीजेपी के एक सिटिंग सीएम की वाइफ के ऊपर। सबको पता है कि उसके बाद वहां का सीएम उसके ऊपर एक एक्शन लेगा लीगल। अब 2 दिन के अंदर हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि लीगल एक्शन लेंगे, और लीगल एक्शन लेते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन अगर लीगल एक्शन नहीं लिया तो हो जाएगा भैया सारा गुड़गोबर। चुनावी कैंपेन चल रहा है, सिर्फ हेमंता बिस्वा नहीं कर रहे, मोदी जी भी चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। एंड चुनावी कैंपेन में क्या बोल रहे हैं, केरला स्टोरी और धुरंधर की बातें यहां पर करी जा रही हैं। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। मतलब फिल्म मेकर्स ये कह रहे हैं कि फिक्शन है, लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये रियलिटी है, ये फिक्शन नहीं है मित्रों, और ये इनको झूठ बोल देते हैं यार। इमेजिन करो हमारे देश की हालत इस टाइम पर क्या होगी। एलपीजी क्राइसिस चल रही है, माइग्रेंट लेबरर्स वापस अपने घर लौट रहे हैं, एंड ये दिल्ली के अंदर भी हो रहा है, गुजरात के अंदर भी हो रहा है। बट दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री किसको डिफेंड कर रहे हैं, केरला स्टोरी और धुरंधर जैसे कचरे को। मोदी जी के रोड शोज भी यहाँ पर काफी जोरों शोरों से चल रहे हैं। पहले तो मोदी जी की गाड़ी के आगे 2-3 मोदी होते थे, लेकिन इस बार रोड शोज में मोदी जी के साइड में 2-3 मोदी हैं, क्योंकि यहाँ पर पता था सब लोगों को कि साइड से गाड़ी जाएगी, कैमरे वाला साइड में खड़ा होगा, सामने नहीं खड़ा हो पाएगा, इसलिए साइड में 3 मोदी लगाए, स्ट्रेटेजिक मोदीज। बट एक सवाल जो इस टाइम पर कोई नहीं पूछ रहा, एंड बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। गल्फ कंट्रीज में एक वॉर का तगड़ा सिनेरियो चल रहा है, जिसकी वजह से एलपीजी और पेट्रोल की भी यहाँ पर शॉर्टेज होने के चांसेस बहुत बड़े हैं। पैसे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बीच में आखिरकार मोदी जी के रोड शो में जो डीजल फूंका जा रहा है, वो किसके पैसे का डीजल है, और ये लोग पहले डीजल क्यों नहीं बचा रहे यहाँ पे। जहां पर एक तरफ मोदी जी धुरंधर की बात करें, सिर्फ मोदी जी धुरंधर की बात नहीं कर रहे, एक और बंदा है, राघव चड्ढा। क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं।
एंड क्लियर हो चुका है भाई अब ये कौन सी पार्टी में जाने वाला है। राघव चड्ढा ने रिसेंटली बोला है घायल हूं इसलिए घातक हूं। अबे तू धुरंधर नहीं है। कहानी यहां से शुरू हुई कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने हटा दिया एज ए डिप्टी लीडर ऑफ राज्यसभा एंड इसकी वजह से उनका टाइम भी बोलने का कम हो गया। एंड बहुत अच्छा किया जो इनका टाइम कम कर दिया, क्योंकि जो टाइम इसको मिल रहा था उसमें ये बकवास बातें कर रहा था। कभी ब्लिंकिट की बातें करने लग जाता था, कभी डेटा रिचार्ज की, कभी समोसे की बातें करने लगता था। अब आप जरा बताओ एयरपोर्ट पे बिकने वाले समोसे से आम आदमी का क्या लेना देना। आम आदमी तो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा। दूसरी तरफ 29 डेज का रिचार्ज में यहां पर अटका रहा है भाई। एक साल में 12 की जगह 13 रिचार्जेस करा रहे हैं। अबे तेरे दिमाग का रिचार्ज खत्म हो गया क्या? मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है तब तक राघव भाई आप सिर्फ रीले ही यहां पर बनाते हो, आप कुछ ढंग का बोलते नहीं हो एक्चुअली में। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। डेफिनेटली ऐसे टॉपिक्स को आमतौर पे संसद में तो क्या कहीं चाय की टपरी में भी नहीं उठाया जाता। समोसे इतने महंगे क्यों हो गए हैं? राघव चड्ढा उन कुछ ग्रुप ऑफ पीपल में से हैं जिनका बहुत टाइम से एंटिसिपेशन था कि ये बीजेपी में जाने वाले हैं, लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लात मार दी है तो बीजेपी भी इनको शायद ही लेने वाली है इसके बाद। इनफैक्ट रूमर्स यहां पर यह भी है कि राघव चड्ढा को बीजेपी लॉन्च करेगी एज अ सीएम फेस इन पंजाब। और अगर बीजेपी ने ऐसा किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर से बीजेपी हार जाएगी पंजाब के अंदर। कि मैं घायल हूं इसीलिए घातक हूं। घायल हूं इसलिए घातक हूं, ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे पता नहीं कौन सा ये मिशन पे चला गया था पाकिस्तान में एंड लोगों को पीट पाट के खुद 4-5 घूसे खा के आ रहा है। भाई बॉलीवुड से बाहर निकला। चड्ढा की वाइफ डेफिनेटली यहाँ पर बॉलीवुड से आई, लेकिन एक्टिंग के मामले में राघव भाई जो है परिणीति चोपड़ा को पीछे छोड़ चुके हैं। घायल हूं इसलिए घातक हूं, धुरंधर हूं मैं। अबे इतना बड़ा धुरंधर है भाई तू तो ट्वीट क्यों डिलीट कर दिए? मतलब धुरंधर यहाँ पर बैठ के ट्वीट डिलीट कर रहा है, कट कट डिलीट। कुछ दिनों में भाई ने यहाँ पर बहुत सारे ट्वीट डिलीट करे हैं एंड गेस व्हाट, ये सारे ट्वीट जो थे ये बीजेपी को क्रिटिसाइज करने वाले ट्वीट्स हैं। मोदी गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द कैमरा, फॉर द कैमरा, बाय द कैमरा। इसको देखकर मैं भी बोलना चाहता हूं राघव चड्ढा इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द कैमरा, बाय द कैमरा, फॉर द कैमरा, क्योंकि ये हर टाइम रील ही बनाता रहता है। राघव चड्ढा के दिमाग में यही क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि उनको यहां पर बीजेपी में जाना है या फिर उनको बॉलीवुड में जाना है या फिर उनको पंजाबी सिंगर बनना है। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। आपके हिसाब से राघव चड्ढा क्या बनना चाहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। ऑल्सो अमेरिका का जो नैरेटिव बिगड़ता चला जा रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट में आके और कोई उल्टी हरकत करने वाला है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये भी बताना जब डोनाल्ड ट्रंप को सब बेवकूफ बना रहे तो मोदी जी ने क्यों नहीं बनाया?